नमस्कार स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से दिल की गहराइयों से स्वागत है, अभिनंदन, स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे अर्थशास्त्र विषय में। आपका तीसरा अध्याय है और उस अध्याय का नाम है मान की अवधारणा। इसमें हम आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। सबसे पहले इसमें हम चर्चा करेंगे, वैसे मैं आपको बता दूं, बेसिकली जब भी आप किसी वीडियो को देखो तो वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक देखें, ताकि हमारे द्वारा जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही है आप उसको आसानी से समझ सकें। और इसको अंत तक देखने के बाद में एक आपका छोटा सा प्रयास, और वो प्रयास है आपका हमारे द्वारा जो भी वीडियो बनाए जा रहे हैं आप उनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बोलें, ताकि वो भी हमारे द्वारा जो एक ऑनलाइन स्टडी को लेकर जो प्रयास किया जा रहा है उनका लाभ उन विद्यार्थियों को भी मिल सके। तो आज हम चर्चा करेंगे मांग की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ डिमांड। इस पूरे अध्याय में हम जो चर्चा करेंगे, सबसे पहले हम इसमें चर्चा करेंगे मांग के प्रमुख तत्व, फिर इसके बाद में हम पढ़ेंगे मांग का अर्थ पढ़ेंगे, फिर इसके बाद में हम मांग अनुसूची पढ़ेंगे, फिर इसके बाद में मांग अनुसूची के प्रकार पढ़ेंगे। मांग अनुसूची के दो प्रकार होते हैं, एक होता है व्यक्तिगत मांग अनुसूची और दूसरा होता है बाजार मांग अनुसूची। फिर इसके बाद में हम पढ़ेंगे मांग वक्र। इसी प्रकार मांग वक्र भी दो प्रकार का होता है, एक होता है व्यक्तिगत मांग वक्र और दूसरा होता है बाजार मांग वक्र। फिर इसके बाद में हम पढ़ेंगे मांग का नियम पढ़ेंगे, फिर इसके बाद में उसी में मांग के नियम में संचलन पढ़ेंगे, यानी एक ही मांग वक्र पर चलना। फिर इसमें पढ़ेंगे हम मांग में शिफ्ट, मांग के नियम की मान्यताएं, मांग के नियम के लागू होने के कारण और मांग के नियम के अपवाद। इन बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे, इसलिए हमारे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, ताकि हमारे द्वारा जो भी एक प्रयास किया जा रहा है आप उसका हिस्सा बने। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे विषय अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स और पाठ का नाम है मांग की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ डिमांड। सबसे पहले हम बताएंगे मांग के प्रमुख तत्व, यानी हम मांग किसे कहेंगे। सबसे बड़ी चीज है भाई मांग, ये होती क्या है, कहते किसे हैं भाई। मांग के प्रमुख तत्व, मांग क्या होगी। तो वैसे हम बात करें मांग के प्रमुख तत्व वैसे तीन होते हैं। इसके अलावा इसमें निश्चित कीमत और निश्चित समय भी जोड़ दिया जाता है। तो हम बताएंगे कि मांग के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखिएगा भाई, मांग हम किसे कहेंगे। जैसे सपोज बैठे हैं, मेरे हाथ में ये पेन है, तो इसको मांग हम कब तक कहेंगे, वो चीज है। तो देखिएगा मांग के प्रमुख तत्व, पहला है इसका किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा। जैसे मान लो ये पेन है और इस पेन को खरीदने की क्या होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। तो मैंने पहला टॉपिक बताया मांग के प्रमुख तत्वों में, पहली चीज बताई मैंने किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा। और दूसरी चीज है उस वस्तु को खरीदने के लिए मुद्रा या धन होना चाहिए। तो पहली चीज मैंने बताई कि किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा। जैसे मान लीजिए सपोज पहले मेरे हाथ में एक मार्कर है, तो इसको हम मांग कहेंगे या नहीं कहेंगे। तो पहली चीज है भाई किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा, यानी किसी भी वस्तु को खरीदने की क्या होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। और दूसरी चीज मैंने बताया भाई किसी वस्तु को खरीदने के लिए उसके पास में क्या होना चाहिए, धन होना चाहिए। तो दो चीजें मैंने बताई, किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा, दूसरी चीज मैंने बताई भाई किसी वस्तु को खरीदने के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए, आपके पास में पर्याप्त धन होना चाहिए, पर्याप्त मुद्रा होनी चाहिए। और तीसरी चीज है उस वस्तु को खरीदने के लिए धन खर्च करने की क्या होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। तो ये है मांग के प्रमुख तत्व। दोबारा हम आपको रिपीट कर रहे हैं, नोट कीजिएगा। किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा, यानी अगर आपको किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा नहीं है तो हम उसे क्या नहीं कहेंगे, हम उसे मांग नहीं कहेंगे। हम मांग कब कहेंगे, हम मांग तब कहेंगे जब किसी वस्तु को खरीदने की क्या हो, इच्छा हो। अगर व्यक्ति की इच्छा ही नहीं वस्तु को खरीदने की, तो हम उसे मांग नहीं कहेंगे।
तो पहली चीज मैंने बता दी किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा, नोट कर लीजिएगा। दूसरी चीज मैंने बताई किसी वस्तु को खरीदने के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए, पर्याप्त धन होना चाहिए, पर्याप्त मुद्रा होनी चाहिए। तो किसी वस्तु को खरीदने के लिए क्या होनी चाहिए, आपके पास में पर्याप्त धन होना चाहिए, पर्याप्त मुद्रा होनी चाहिए। और अगर आपके पास में वस्तु को खरीदने की इच्छा है और आपके पास में पर्याप्त धन नहीं है तो आप उस वस्तु को खरीद नहीं सकोगे, इसलिए उसे हम क्या नहीं कहेंगे, मांग नहीं कहेंगे। तो दो चीज मैंने बताई, किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा, उस वस्तु पर धन खर्च करने की इच्छा, यानी उस वस्तु को खरीदने के लिए धन खर्च, यानी आपके पास में धन होना चाहिए। पहली चीज मैंने बताई किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा। दूसरी चीज मैंने बताई वस्तु को खरीदने के लिए आपके पास में पर्याप्त धन होना चाहिए, मुद्रा होनी चाहिए, यानी किसी वस्तु को खरीदने के लिए पर्याप्त धन या मुद्रा। दूसरा, और ये तीसरी चीज है कि किसी वस्तु को खरीदने के लिए धन खर्च करने की क्या होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। यानी आप वस्तु को खरीदने की इच्छा भी कर रहे हैं, आपके पास में उस वस्तु को खरीदने के लिए पर्याप्त धन भी है, लेकिन आप उस वस्तु को खरीदने की इच्छा जाहिर नहीं कर रहे, यानी ये तीसरा पॉइंट है, किसी वस्तु को खरीदने के लिए धन खर्च करने की आपकी क्या होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। और अगर आपके पास में उस वस्तु को खरीदने के लिए धन खर्च करने की इच्छा नहीं है तो हम उसे मांग नहीं कहेंगे। तो तीन चीजें मैंने बताई है और वो तीन चीजें नोट कीजिएगा आप। मांग के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, यानी हम मांग किसे कहेंगे। पहली चीज मैंने बताई किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा, यानी किसी भी वस्तु को खरीदने की आपके पास में क्या होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, तो हम उसे क्या कहेंगे, मांग कहेंगे। दूसरी चीज मैंने बताई वस्तु को खरीदने के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए, पर्याप्त मुद्रा होनी चाहिए, पर्याप्त धन होना चाहिए, तो ही हम उसे क्या कहेंगे, मांग कहेंगे। तीसरी चीज मैंने बताई भाई आपके पास में किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा भी है, वस्तु को खरीदने के लिए पर्याप्त धन भी है आपके पास में, लेकिन वस्तु को खरीदने के लिए अगर आपके पास में धन खर्च करने की इच्छा नहीं है तो हम उसे मांग नहीं करेंगे। तो तीसरी चीज मैंने बताई वस्तु को खरीदने के लिए धन खर्च करने की क्या होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, मांग कहेंगे। इसके अलावा निश्चित कीमत और निश्चित समय, तो ये है मांग के प्रमुख तत्व। यानी मांग के प्रमुख तत्व किसे कहते हैं, यानी मांग हम किसे कहेंगे, पर्टिकुलर कोई भी पूछ सकता है कि मांग कहेंगे किसे, तो आपको बताना भाई ये मांग है या नहीं है। तो आपको बताना है किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा होनी चाहिए, वस्तु को खरीदने के लिए पर्याप्त क्या होना चाहिए, धन होना चाहिए, मुद्रा होनी चाहिए। तीसरी चीज मैंने बताई वस्तु को खरीदने के लिए धन खर्च करने की क्या होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। इसके अलावा चौथा पॉइंट मैंने बताया निश्चित कीमत और निश्चित समय। तो ये है मांग के प्रमुख तत्व, तो आप नोटिस कर लीजिएगा। इसके बाद में हम पढ़ेंगे मांग का अर्थ की मांग कहते किसे हैं। ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है, क्योंकि तीसरे पार्ट में अगर चर्चा करें, पार्ट का नाम है मांग की अवधारणा, तो अगर कोई क्वेश्चन पुटअप होगा तो मांग को टच करते हुए पूछेगा कि मांग के बारे में बताइए या मांग का अर्थ लिखिए। एक बार नहीं काफ़ी बार ये प्रश्न बन चुका है। वैसे बोर्ड परीक्षाओं में काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, मांग का अर्थ बताइए या मांग के नियम का अर्थ बताइए। तो सबसे पहली चीज है मांग का अर्थ हम कहेंगे किसे, एक निश्चित समय में वस्तु की दी हुई कीमत पर, एक निश्चित समय में वस्तु की दी हुई कीमत पर एक उपभोक्ता वस्तु की जितनी इकाइयां खरीदने को तैयार होता है उसे ही उस वस्तु की मांग कहते हैं। काफी बार प्रश्न बन चुका है, वार्षिक परीक्षा में भी बन चुका है और बोर्ड परीक्षाओं में, वार्षिक परीक्षाओं में भी बन चुका है कि मांग का अर्थ लिखिए या मांग किसे कहते हैं। तो आपको बताना है एक निश्चित समय में वस्तु की दी हुई कीमत पर, एक निश्चित समय में वस्तु की दी हुई कीमत पर एक उपभोक्ता वस्तु की जितनी इकाइयां खरीदने को तैयार होता है उसे ही उस वस्तु की मांग कहते हैं। दोबारा बताएं, नोट कीजिएगा इस चीज को। एक निश्चित समय में वस्तु की दी हुई कीमत पर एक
की दी हुई कीमत पर एक उपभोक्ता वस्तु की जितनी इकाइयाँ खरीदने को तैयार होता है उसे ही उस वस्तु की मांग कहते हैं। दोबारा बता रहे हैं, एक निश्चित समय में वस्तु की दी हुई कीमत पर एक उपभोक्ता वस्तु की जितनी इकाइयाँ खरीदने को तैयार होता है उसे ही उस वस्तु की मांग कहते हैं। तो देखिएगा मांग का अर्थ, और आपको लिखना है एक निश्चित समय में वस्तु की दी हुई कीमत पर एक उपभोक्ता वस्तु की जितनी इकाइयाँ खरीदने को तैयार होता है उसे ही उस वस्तु की मांग कहते हैं। तो उम्मीद नहीं, आशा करता हूँ कि मांग के प्रमुख तत्व और मांग का अर्थ आपको याद हो गया होगा। मांग का अर्थ हम दोबारा बता रहे हैं, एक निश्चित समय में वस्तु की दी हुई कीमत पर एक उपभोक्ता वस्तु की जितनी इकाइयाँ खरीदने को तैयार होता है उसे ही उस वस्तु की मांग कहते हैं। फिर इसके बाद में हम पढ़ेंगे, आपका जो टॉपिक है वो है मांग अनुसूची। फिर इसके बाद में मांग अनुसूची के हम प्रकार पढ़ेंगे कि मांग अनुसूची कितने प्रकार की होती है। तो देखिएगा, मांग अनुसूची आपको बताना है एक निश्चित समय में मांग अनुसूची। मांग अनुसूची, अनुसूची का मतलब होता है तालिका, सारणी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडेक्स। तो आपको बताना है मांग अनुसूची, अनुसूची का दूसरा नाम है तालिका या सारणी। तो मांग अनुसूची आपको बताना है एक निश्चित समय में विभिन्न मूल्यों पर, एक निश्चित समय में विभिन्न मूल्यों पर मांगी जाने वाली मांग मात्रा को जब किसके रूप में, तालिका के रूप में दर्शाया जाता है तो उसे मांग अनुसूची कहते हैं। अनुसूची का मतलब तालिका या सारणी। तो आपको बताना है भाई मांग अनुसूची कहते किसे हैं। आपको बताना है एक निश्चित समय में विभिन्न मूल्यों पर, दोबारा नोट कीजिएगा, एक निश्चित समय में विभिन्न मूल्यों पर मांगी जाने वाली मांग मात्रा को जब किसके रूप में दर्शाया जाता है, तालिका के रूप में दर्शाया जाता है या सारणी के रूप में दर्शाया जाता है तो उसे हम मांग अनुसूची कहते हैं। दोबारा बता रहे हैं, मांग अनुसूची एक निश्चित समय में विभिन्न मूल्यों पर मांगी जाने वाली मांग मात्रा को जब किसके रूप में दर्शाया जाता है बच्चों, तालिका के रूप में दर्शाया जाता है तो उसे मांग अनुसूची कहते हैं। दोबारा बता रहे हैं, मांग अनुसूची किसे कहते हैं, आप नोट कीजिएगा। एक निश्चित समय में विभिन्न मूल्यों पर, एक निश्चित समय में विभिन्न मूल्यों पर मांगी जाने वाली मांग मात्रा को जब किसके रूप में, तालिका, सारणी या अनुसूची के रूप में दर्शाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मांग अनुसूची कहते हैं। तो देखिएगा, अब क्वेश्चन ऐसे आ जाए, मांग अनुसूची किसे कहते हैं, इसको एक तालिका के रूप में स्पष्ट कीजिए या मांग अनुसूची को बताते हुए इसके प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार का एक क्वेश्चन बन सकता है। तो हम बताएंगे मांग अनुसूची, यानी हम मांग अनुसूची कहेंगे किसे, एक निश्चित समय में विभिन्न मूल्यों पर मांगी जाने वाली मांग मात्रा को जब तालिका या सारणी के रूप में दर्शाया जाता है तो उसे मांग अनुसूची कहते हैं। अब इसके बाद में हम बनाएंगे एक मांग अनुसूची, एक सारणी बनाएंगे, एक तालिका बनाएंगे। लेकिन तालिका किसकी बनाएंगे, मांग अनुसूची की सारणी मैं इधर बना रहा हूँ, आप नोटिस कीजिएगा, यानी मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ मांग अनुसूची। जो सारणी बता रहे हैं, जो तालिका बना रहे हैं वो किसकी बना रहे हैं, मांग अनुसूची की बना रहे हैं, अनुसूची। देखिएगा, नोटिस कीजिएगा इसको, मांग अनुसूची को, यानी ये मांग अनुसूची क्वेश्चन इस प्रकार आ जाए कि मांग अनुसूची क्या है। मांग अनुसूची के प्रकारों को रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए या मांग अनुसूची को एक सारणी के द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो ये मांग अनुसूची और मांग अनुसूची की सारणी इधर है। देखिएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे कीमत, क्या लिखेंगे, कीमत, इधर लिखेंगे मांग मात्रा,
मांग मात्रा। तो नोटिस करना इस चीज को, हमने क्या बनाया है, हमने सारणी बनाई है, तालिका बनाई है। तो देखिएगा मांग अनुसूची, यहाँ कीमत है 10, 20, 30, 40, 50। तो नोटिस करना एक बार, यहाँ कीमत है 10, 20, 30, 40, 50, यानी कीमत बढ़ रही है। और यहाँ मांग मात्रा हो जाएगी 50, 40, 30, 20, 10। ओके, तो देखिएगा मैंने क्या बताया आपको, मांग अनुसूची मैंने क्या बताया, मांग अनुसूची मैंने बताया कि एक निश्चित समय में, क्या, एक निश्चित समय में विभिन्न मूल्यों पर, विभिन्न मूल्य हैं 10, 20, 30, 40, 50, अलग अलग मूल्य हैं। तो मैंने बताया एक निश्चित समय में विभिन्न मूल्यों पर, अलग अलग मूल्य हैं बच्चों, तो एक निश्चित समय में विभिन्न मूल्यों पर मांगी जाने वाली मांग मात्रा को, क्या, एक निश्चित समय में विभिन्न मूल्यों पर मांगी जाने वाली मांग मात्रा को जब तालिका या सारणी के रूप में दर्शाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम मांग अनुसूची कहते हैं। दोबारा बता रहे हैं, ये देखिएगा क्वेश्चन इस प्रकार आ जाएगा, मांग अनुसूची को सारणी या तालिका के द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो आपको करना कुछ नहीं है, जैसे ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे हम बच्चों, इसको हम बोलेंगे तालिका, अनुसूची या सारणी। तो इसी में है एक निश्चित समय में विभिन्न मूल्यों पर, एक निश्चित समय में विभिन्न मूल्यों पर मांगी जाने वाली मांग मात्रा को जब किसके रूप में दर्शाया जाता है, तालिका या सारणी के रूप में दर्शाया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम मांग अनुसूची कहते हैं। अब देखिएगा ये है कीमत और ये है मांग मात्रा, यानी ये हम आगे वाले टॉपिक में बताएंगे, क्योंकि जैसे जैसे आपने नोटिस किया होगा, जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ रही है वैसे वैसे इस वस्तु की मांग घट रही है, और जैसे जैसे वस्तु की कीमत घट रही है वैसे वैसे वस्तु की मांग बढ़ रही है। यानी ये चर्चा हम करेंगे, मांग के नियम में चर्चा करेंगे, और हम आपको बता दें वस्तु की कीमत तथा मांगी गई मांग मात्रा में ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। वस्तु की कीमत तथा मांगी गई मांग मात्रा में ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। तो मांग अनुसूची, तो इसमें हमने चर्चा की अध्याय मांग की अवधारणा में मांग के प्रमुख तत्व, मांग के प्रमुख तत्वों को 5 भागों में बांटा था। किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा, वस्तु को खरीदने के लिए पर्याप्त धन होना चाहिए, वस्तु को खरीदने के लिए धन खर्च करने की इच्छा होनी चाहिए, इसके अलावा निश्चित कीमत और निश्चित समय। ये तो बताया मांग के प्रमुख तत्व। इसके बाद में हमने बताया मांग का वही एक निश्चित समय में वस्तु की दी हुई कीमत पर एक उपभोक्ता वस्तु की जितनी इकाइयां खरीदने को तैयार होता है उसे ही उस वस्तु की मांग कहते हैं। इसके बाद में हमने बताया मांग अनुसूची, और ये है अनुसूची, सारणी या तालिका। कहते किसे हैं, एक निश्चित समय में विभिन्न मूल्यों पर, एक निश्चित समय में विभिन्न मूल्यों पर वस्तु की मांगी जाने वाली मांग मात्रा को जब किसके रूप में दर्शाया जाता है, तालिका या सारणी के रूप में दर्शाया जाता है, तो उसे मांग अनुसूची कहते हैं। और ये मांग अनुसूची की सारणी है, तालिका है। थैंक्स फॉर वीडियो वॉचिंग, और उम्मीद रही, आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा जो एक छोटा सा प्रयास किया गया है आपको समझ में आ गया होगा, और हमारे द्वारा जो एक छोटी सी पहल की गई है उसमें एक आपका प्यारा सा प्रयास, हमारे द्वारा जो भी वीडियो बनाए जा रहे हैं उनको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।